हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। अब आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से ये जो डिटेल पीपीटी होती है ये भी डाउनलोड कर सकते हो। डेली आपको इवनिंग तक भेज दी जाएगी ये डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ। तो आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिटेल के साथ भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा एमजेटी एजुकेशन। एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए, वहां पर 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसी चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना है आपको, और डिटेल नोट्स डाउनलोड कर लेनी है डेली करंट अफेयर की। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनियों में एलआईसी किस स्थान पर है? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनियों के बारे में पूछा गया था, तो इसमें है एलआईसी तीसरे स्थान पर। और अगर आपसे सबसे मूल्यवान पूछा जाए तब आप बताएंगे एलआईसी का स्थान है 10वां। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल में है एलआईसी 10वें पोजीशन पर। इसी पर लोग कंफ्यूज थे और गलत आंसर भी कुछ लोग कर गए, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। ऐसे ही आप लोग डिटेल आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, या इसे विश्व प्रेस दिवस भी जानते हैं हम लोग। 3 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी देने के लिए जिन्होंने पत्रकारिता के दौरान अपनी जान गंवाई है या फिर अपनी जान जोखिम में डाल करके जो पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, विश्व प्रेस दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो ये मनाया जाना शुरू हुआ 3 मई 1993 से। पहली बार 3 मई 1993 को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषित हुआ है। इस बार की थीम रखी गई है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड्स। क्या है? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंपॉर्टेंट थीम है, इसको याद रखना आपको। क्लियर? अच्छा, अभी पत्रकार के निधन से याद आया, अभी रोहित सरदाना जी का निधन हुआ, जो कि आज तक न्यूज चैनल के फेमस रिपोर्टर थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी अभी हाल ही में जारी हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसमें भारत की रैंक है 142वीं। कौन सी रैंक है? भारत 142वें स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा। 1 मई को मनाया गया विश्व मजदूर दिवस, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को अभी संडे था, और प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले संडे को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। ठीक है, तो 2 मई को अभी वो मनाया गया इस बार। चलिए, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने दोस्तों समुद्र सेतु 2 नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है कई देशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए। इस समुद्र सेतु 2 नाम के अभियान के तहत दोस्तों 7 भारतीय युद्धपोत जहाज जो हैं वो मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। ये 7 जहाज कौन कौन से हैं? कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकन, जलाश्वा और एरावत। इन 7 युद्धपोत जहाज़ों को लगाया गया है। इसके तहत ये विभिन्न आसपास के देशों से मेडिकल ऑक्सीजन लेकर के आएंगे इंडिया में। ठीक है, तो इसके तहत इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम का ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। भारतीय नौसेना आया है, भारतीय नौसेना के बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है 4 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की जो नौसेना है दोस्तों, ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। कौन सी? 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बनाए गए? तो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बनाए गए दोस्तों टीबी शंकर। कौन? टीबी शंकर को बनाया गया आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं बीपी कानूनगो की जगह पर। बीपी कानूनगो जी दोस्तों 2 अप्रैल को अभी रिटायर हुए थे, और इनकी जगह पर अब टीबी शंकर जी को नियुक्त किया गया है आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में।
आरबीआई के एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, याद रखिएगा, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो एक गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास जी, और जो चौथे नंबर के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं टी रविशंकर। ध्यान रखिएगा, ये टी रविशंकर है, टी रविशंकर। ठीक है, बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक हैं एम राजेश्वर राव, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, एम राजेश्वर राव एक हैं। दूसरे हैं डॉक्टर एम डी पात्रा, कौन है? डॉक्टर एम डी पात्रा। और तीसरे नंबर पर हैं एम के जैन, और चौथे हो गए हैं अभी टी रविशंकर। क्लियर? तो ये 4 डिप्टी गवर्नर का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आरबीआई आया है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले गवर्नर थे दोस्तों ओसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर हुए सी.डी. देशमुख। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई के पास ही होता है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है वही मॉनेटरी रेट्स, यानी जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह होता है, ये वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, फार्मूला 1 रेस। लुइस हैमिल्टन ये दोस्तों मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन को हरा करके, यानी सेकंड पोजीशन रहा मैक्स वर्स्टैपेन इनको हरा करके पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस जीत लिया है। थर्ड पर रहे वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज कंपनी के ही ड्राइवर हैं, यानी कि लुइस हैमिल्टन वाली ही टीम में हैं। और मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। किसके? रेडबुल के खिलाड़ी हैं। लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीते हुए हैं। अभी तक जितने भी फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड लुइस हैमिल्टन के नाम ही है। और इन्होंने अभी हाल ही में हुआ था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का सम्मान मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों श्यामला गणेश जी को, किसे? श्यामला गणेश जी को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का सम्मान मिला। वहाँ का बहुत ही सम्मानित सम्मान है, जापान के द्वारा दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति जापानी कल्चर को प्रमोट करता है, वहाँ के कल्चर से वहाँ के लोगों का और दूसरे देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन भी अगर अच्छा करता है, बिल्ड करता है, और अपने क्षेत्र में प्रगति करता है, पर्यावरण के संरक्षण में काम करता है, योगदान देता है, तो फिर उसे सम्मानित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से जापान के द्वारा, ये जापानी सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो अभी श्यामला गणेश जी को सम्मानित किया गया है। ये कौन है? ये बेंगलुरु स्थित दोस्तों एक टीचर हैं श्यामला गणेश, जो कि बेंगलुरु के सेप्टुजेनेरियन इंस्टीट्यूट्स में एक टीचिंग का काम करती हैं। क्लियर? तो इनको अभी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। अब आया है जापान। जापान देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से ऊपर चाइना होते हुए ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये छोटी सी कंट्री है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहीं पर इस बार अभी ओलंपिक शुरू होने वाला है। 8 अगस्त से शुरू होगा ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम है इसका, लेकिन हो रहा है 2021 में। ध्यान रखिएगा, एक साल कोविड-19 के कारण टाला गया है। येन यहाँ की करेंसी है। डायट यहाँ की संसद का नाम है। योशिहिदे सुगा यहाँ के हैं करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, शिंजो अबे को दोस्तों पद्म विभूषण से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है भारत में। याद रखिएगा, पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। क्लियर? उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है जापान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों डॉक्टर इविता फर्नांडीज को, किसे? डॉक्टर इविता फर्नांडीज को 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। डॉक्टर इविता फर्नांडीज कौन है? ये दोस्तों हैदराबाद में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और इनको अभी सम्मानित किया गया है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। क्यों सम्मानित किया गया है? महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा और सशक्तिकरण में इनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इविता फर्नांडीज जो हैं ये तेलंगाना सरकार के साथ और यूनिसेफ के साथ मिल करके काम कर रही हैं स्त्री रोग पर।
ठीक है। यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। इसके साथ ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ मिल करके और तेलंगाना सरकार के सहयोग से डॉक्टर इविता फर्नांडीज महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा और सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं। तो इनको अभी 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने G7 की डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अभी हाल ही में ये वर्चुअल बैठक आयोजित हुई 28 अप्रैल को और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया रविशंकर प्रसाद जी ने। ओके, अच्छा, भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, G7 का सदस्य भारत नहीं है, इसको अतिथि के रूप में शामिल किया गया था, इसमें इनवाइट किया गया था। G7 के सदस्य कौन कौन हैं? तो G7 के सदस्य दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए, जापान और कनाडा हैं। एक्चुअली में G7 का जो गठन हुआ था, ये जो औद्योगिक रूप से काफ़ी जो डेवलप थे, लोकतांत्रिक थे देश थे, उनको शामिल करके बनाया गया था। आगे चल करके इसमें 1997 में रसिया भी जुड़ा, लेकिन रसिया दोस्तों वहाँ पर एक विवाद हुआ आगे चल करके, क्रीमिया विवाद, तो उसको लेकर के रसिया को निकाल दिया गया 2014 में। ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि रसिया कब शामिल हुआ G7 से और कब रसिया को निकाला गया। तो 2014 में रसिया को निकाल दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर से ये ग्रुप ऑफ 7 बना, ठीक है। इसका कोई कहीं पर कोई स्टेबल हेडक्वार्टर नहीं है, जैसे आप लोग सुनते हो ना, जैसे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर या यूएनओ का हेडक्वार्टर, ऐसा G7 का नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार की समिट है, जैसे ब्रिक्स समिट होती है, जैसे सार्क सम्मेलन होता है, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक सम्मेलन होता है। तो ग्रुप ऑफ सम्मेलन यानी G7 सम्मेलन होता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। क्लियर। चलिए अब देखिए अगला जो सम्मेलन होना है वार्षिक वाला, वो कब होगा? तो G7 का वार्षिक सम्मेलन 47वें नंबर का होने वाला है 2021 में, 11 जून से 13 जून के बीच में होगा, यानी अगले महीने ही होगा। कहाँ पर होगा? यूके के कार्बिस वे में आयोजित किया जाएगा। ये होगा इसका वेन्यू। ओके, अच्छा ध्यान रखिए, ये है वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि होगा वर्ष में एक बार। लेकिन अभी जो ये हुई है बैठक 28 अप्रैल को, ये दोस्तों डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी की मंत्री स्तरीय बैठक है। आप सुनते होंगे दोस्तों कि जैसे G20 की बैठक हुई, G20 की जब बैठक होने वाली होती है तो जो वार्षिक सम्मेलन होता है, जो मेन बैठक होती है, वो एक ही बार होती है, एक टाइम पर होती है। लेकिन वर्ष भर आपको कभी दिखेगा विदेश मंत्रियों की मंत्री स्तरीय बैठक, कभी दिखेगा डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी स्तरीय बैठक, ठीक है, कभी रक्षा संबंधी बैठक, बहुत सारे दिखते हैं। तो वो सभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो मेन बैठक होती है, ठीक है। मेन बैठक कब होगी? 11 से 13 जून के बीच में। लेकिन चर्चे में आया था तो इसके बारे में बताना जरूरी था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो अभी हाल ही में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। अब इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बताई गई। इसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण दुनिया की जो जीडीपी है इसमें 4.3% की गिरावट आई है। कितनी? 4.3% तक की ग्लोबल जीडीपी में गिरावट आई है और ये अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है। महामंदी जो एक बार आई थी 1929 में, उसके बाद सबसे बड़ी गिरावट है ये। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि यूएनओ का ही है, ठीक है। यूएनओ के सोशल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा तैयार किया गया है। अब आया है वन से रिलेटेड ये क्वेश्चन, तो हम लोग कुछ वन के बारे में यानी फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में जान लेते हैं। तो दुनिया में दोस्तों कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। इसको याद रखना है, 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि जो है उसका तकरीबन 31% है। और विश्व में अगर बात किया जाए वन किसमें सबसे ज़्यादा है वन क्षेत्र, तो दुनिया भर के 54% से ज़्यादा वन क्षेत्र केवल 5 देशों में है, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन। 54% तो वन या जंगल क्षेत्र इन्हीं 5 देशों में ही है। भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। ये सभी फैक्ट दोस्तों ऐसे ही डिटेल पीडीएफ आपको दी जाएगी। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ MZT ऐप पर भी आप इसे रीड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान और ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में थिसारा परेरा ने संन्यास की घोषणा की है। ये श्रीलंका के काफ़ी फेमस, काफ़ी दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। 32 साल की उम्र में ही इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनके कैरियर के बारे में बात करें तो 6 टेस्ट मैच खेले हैं इन्होंने, 166 वनडे मैच खेले हैं और 84 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं। IPL मैच भी ये खेल चुके हैं। एक ओवर में 6 छक्के इन्होंने भी लगाए हैं, थिसारा परेरा ने भी मार्च में लगाए थे इन्होंने। 2014 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के खिलाफ छक्का लगाकर श्रीलंका को इन्होंने जिताया था और तभी से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, चर्चे में आ गए थे। तो थिसारा परेरा ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी जी का निधन हो गया। ये थे तो दोस्तों ये एक फेमस सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे पंडित देवव्रत चौधरी जी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण भारत का चौथा और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो इनका अभी हाल ही में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से निधन हो गया है। ये एक टीचर और राइटर भी थे। हालांकि टीचर और राइटर के रूप में उतना ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन 6 किताबें इन्होंने लिखी थी। फेमस किस लिए थे? ये सितार वादक के रूप में फेमस थे और इसी वजह से इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये संगीत के सेनिया घराना शैली से थे। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक कर दिया होगा। लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही डिटेल पॉइंट टू पॉइंट और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तक पहुंचेंगे रोजाना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। इसकी डिटेल PDF ऐसे ही आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे। तो MZT एजुकेशन सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह को लेना चाहते हैं तो जाइए MZT ऐप ओपन कीजिए, उस पर आपको क्विज भी मिल जाएगी, कोर्सेज भी मिल जाएंगे, फ्री वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, फ्री में PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी बहुत सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल है। तो जाइए MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए MZT एजुकेशन। वहाँ पर अभी SSC GD का कांस्टेबल का बैच आया हुआ है नया, और हिंदी का बैच आया हुआ है, और भी कई कोर्सेज आने वाले हैं। तो आप MZT ऐप को जरूर यूज़ कीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सगुन योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? अगला, तमिलनाडु में कौन सी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है? अभी आपको याद होगा 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो आपको बताना है तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वीडियो को देख लियो एंड तक, तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी MZT ऐप पर। डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना मत भूलना, डिटेल्स पढ़ना जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करके रखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।